आपने अहमदाबाद की आयशा मकरानी का केस तो सुना ही होगा, जिसने एक वीडियो बनाई थी और जिसने साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और उस वीडियो में कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, और वो बहुत मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा कर कह रही थी कि मैं इस मौत को गले लगाना चाहती हूँ। और उसका पति भी जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ। यहाँ पर आयशा मकरानी जो होती है किस वजह से मरती है? दहेज की वजह से मरती है। इसका पति जो होता है आरिफ, वो उससे दहेज की मांग करता है। आयशा मकरानी के पिता जो होते हैं वो एक टेलर होते हैं। उनका जो काम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ये इतना दहेज दे नहीं पाते जितनी आरिफ मांगता है। अब यहाँ पर ये लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा होती है, लेकिन आयशा मकरानी एक दिन हार जाती है और हार जाने के बाद वो अपनी मौत को गले लगा लेती है। लेकिन आप क्या जानते हैं, अगर ये ऐसा ही कुछ करोड़पति की बेटी के साथ हो, अगर वहाँ पर भी दहेज की मांग की जाए और दहेज की मांग पूरा करने के बाद उसकी बेटी अगर खुश ना रहे तो एक माँ बाप पे क्या बीतेगी? तो क्या कहेंगे? क्या एक अरबपति को भी दहेज की भूख होती है? और क्या एक करोड़पति की बेटी को भी नहीं बख्शा जा सकता? तो चलिए अब जानते हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे एक पिता ने इतना दहेज दिया, लेकिन दहेज देने के बाद भी उसकी जान नहीं बचा सके। आखिरकार उसके साथ क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए मेरी घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है। हम बात कर रहे हैं रसिका जैन की, जिसकी उम्र 25 साल होती है और जो कोलकाता के अलीपुर में रहने वाली होती है, जिसके पिता एक उद्योगपति होते हैं और जिनका जो नाम होता है वो आसपास के उद्योगपति में गिना जाता है। इनके पिता का नाम होता है महेंद्र जैन, इनकी माता का नाम होता है संगीता जैन, इनका एक भाई होता है ऋषभ जैन। ये सभी अपने परिवार में बहुत खुश थे। इनके पिता जो होते हैं, इनका जो काम था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का था। इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और वे निर्वाह लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक भी थे। ये अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, और इन्होंने अपनी बेटी की जो पढ़ाई करवाई थी वो कोलकाता की एक यूनिवर्सिटी है, महादेवी बिरला अकेडमी, जहाँ पर इन्होंने अपनी BBA की पढ़ाई की थी। ये रसिका जैन अपनी बिजनेस की पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए इनके पिता जो होते हैं इन्हें सिंगापुर भेज देते हैं और सिंगापुर में ये अपनी बिज़नेस की पढ़ाई करती हैं। और सिंगापुर में बिज़नेस की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सन 2019 में अपने घर आ जाती हैं। और घर आ जाने के बाद इनके पिता को अब शादी की चिंता सताने लगती है। अब ये सोचने लगते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, और ये अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। जब अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, इनके पास एक ऐसा रिश्ता आता है जो इनसे कई गुना ज़्यादा अरबपति होता है, यानी कि महेंद्र जैन से भी ज़्यादा अमीर होता है। अब उनका नाम होता है नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल जो होते हैं बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बहुत सारे बिजनेस होते हैं, और जिसमें से इनका एक बिजनेस जो होता है वो सीमेंट की यूनिट बनाने का होता है। यानी कि ये भी एक अच्छे उद्योगपति होते हैं, उनके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होती। अब महेंद्र जैन जो होते हैं, इनके जो लड़का होता है नरेश अग्रवाल का, कौशल अग्रवाल, उसे पसंद कर लेते हैं और पसंद करने देने के बाद भी अपनी बेटी की शादी उससे तय कर देते हैं। और तय कर देने के बाद शुरू में सब यही होता है कि यहाँ पर दहेज की कोई मांग नहीं होती और ना ही यहाँ पर कोई दहेज मांगा जाता है। मगर जैसे ही शादी तय होती है, अवधि जो होती है 9 फरवरी सन 2020 की होती है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग होते हैं, जैसे कहते हैं कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए, यहाँ पर भी नरेश अग्रवाल जो होता है यही बात कहता है। लेकिन जैसे ही शादी तय हो जाती है, जब शादी तय हो जाती है तो नरेश अग्रवाल जो होता है इसकी मांगें बढ़ जाती हैं। अब ये कहता है कि मेरी शान शौकत जो है बहुत ही ऊंची है और मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे की शादी इतने हल्के में ना हो। वो कहता है कि मेरे बेटे की शादी जोधपुर का एक पैलेस है, उमेद भवन पैलेस, यहाँ पर मैं अपनी बेटे की शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर कई बड़े बड़े लोग आते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा जॉब वाला है, फिर किसी की छोटी सी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान यहाँ पर शादी नहीं कर सकता है जिसकी इनकम इतनी ज़्यादा ना हो। भवन पैलेस में बड़े बड़े लोग ही शादी करते हैं और यहाँ पर जो एक्टर होते हैं, हीरोइन होते हैं, इन्होंने भी शादी की हुई है। तभी यहाँ पर जो इसकी शर्त होती है नरेश अग्रवाल की, इसके पिता जो होते हैं महेंद्र जैन, ये शर्त मंजूर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ वे ऐसी 3 जगह चुनते हैं जो इतनी ही फेमस होती है और उनका इतना ही महंगा खर्चा होता है, यानी कि वहाँ पर कोई आम आदमी या फिर कोई भी मिडिल क्लास या फिर कोई भी सरकारी नौकरी वाला शादी नहीं करा सकता। उनका जो खर्चा होता है वो उस वक्त में आ जाता है कि वे चाहते थे कि हमारे जो बेटे की शादी हो एक ऐसे हो, शाही तौर तरीके से हो, रॉयल ग्रैंड तरीके से हो। तो महेंद्र जैन जो होते हैं, इनकी इकलौती बेटी होती है, ये जो रसिका जैन होती है, ये भी सोचते हैं कि मैं इकलौती की बेटी की शादी में अगर खर्चा ना करूँगा तो किसकी शादी में करूँगा। वे हंसी हंसी अपने जो उनके जो नरेश अग्रवाल होते हैं उनकी सारी शर्तें मान लेते हैं और सारी शर्तों मानने के बाद
जैसा जैसा वे कहते हैं उनकी सारी शर्तों के अनुसार वे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वे इनकी मांगें पूरी करने लगते हैं तब ये नरेश अग्रवाल जो होता है ये इनके सामने अपने 7 करोड़ दहेज की मांग भी रखता है। जैन जो होता है ये भी इसकी जो शर्त होती है मान लेता है और 7 करोड़ के जो दहेज देने का सिलसिला होता है ये भी चलता रहता है। ये 7 करोड़ का जो दहेज होता है ये इसे 3 किस्तों में चुकाता है। कि जो पहली किस्त जाती है 7 करोड़ की वो पहले 8 तारीख को जाती है, यानी कि 8 दिसंबर को जाती है जब रोका सेरेमनी होती है। अभी रोका सेरेमनी पे जाती है। फिर दूसरी किस्त जो होती है वो 14 तारीख को जाती है जिसमें रिंग सेरेमनी होती है। अब आखिरी किस्त जो होती है वो जो सारे पैसे रह जाते हैं वे 9 फरवरी को जाते हैं, यानी कि जिस दिन शादी होती है। अब इनकी शादी जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। महेंद्र जैन जो होते हैं अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ते और जो ससुराल वालों की मांग होती है वे सारी पूरी करते हैं। और वे चाहते हैं कि मेरी एकलौती बेटी है और अगर यही खुश न रहेगी तो मैं किसे दूँगा। उनकी एकलौती बेटी होती है। अब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है तो ये अपनी बेटी को रुखसत कर देते हैं, उनसे विदा कर देते हैं। अपनी बेटी को विदा करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी और मैंने उसकी शादी अपने से ज़्यादा अमीर उद्योगपति से की है। अब जैसे रसिका जैन की शादी होती है, शादी हो जाने के बाद जब रसिका जैन जो होती है उस परिवार में रहती है, उस परिवार में अभी उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था हुए भाई। अब वो 11 महीने बाद अपने घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद वो अपने माता पिता से आकर कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी और ना ही मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। अब इधर महेंद्र जैन और संगीता जैन जो होते हैं कहते हैं कि बेटा तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो और तुम उस घर में क्यों नहीं जाना चाहती। ये रसिका जैन जो होती है पहले बताना चाहती थी लेकिन नवंबर में इसके पिता की तबीयत खराब हो जाने के तहत ये नहीं बता पाती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, अब ये सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए 5 फरवरी सन 2021 को अपने घर आ जाती है। वो घर आ जाने के बाद अपने पिता से कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी और वो उन्हें एक ऐसी बात बताती है जिससे अभी तक वे अनजान थे। महेंद्र जैन, संगीता जैन यानी कि किसी को भी अभी ये बात नहीं पता था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ आखिरकार कर क्या रहे हैं। रसिका जैन जो होती है बताती है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं मुझे हैरेस करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि तुम अपने घर से पैसे मंगवाओ। अब उसका जो पति है कौशल अग्रवाल वो भी उसे मारता है, पीटता है और वो मारने पीटने के साथ इतना ही नहीं वो ड्रग्स भी लेता है और ड्रिंकिंग भी करता है। और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो ड्रग्स लेकर ना आता हो, जिस दिन वो पी कर ना आता हो। जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था पहले कि कौशल अग्रवाल ड्रग्स भी लेता है फिर ड्रिंक भी करता है, हमें इस बात से अनजान रखा गया था। उनकी बेटी जो होती है वो बताती है कि उसने वो इस तरह से टॉर्चर करता है, इस तरह से मारता है। एक दिन वो उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई करता है कि उसकी जो आँख होती है वो भी उसकी रोशनी चली जाती है और उसे 3 दिन तक उस आँख से कुछ दिखाई नहीं देता। तब उसे आई केयर ले जाया जाता है। आई केयर ले जाने के बाद जब उसका इलाज चलता है तब कहीं जाकर उसकी आंखों की रोशनी आती है और उसे दिखाई देता है। जब माता पिता उसकी बात सुनते हैं तो वे कहते हैं कि बेटा हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब हो रहा है और तुम हमें बता भी सकती थी। लेकिन रसिका जैन जो होती है सोचती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है और जब बर्दाश्त करने की लिमिट ख़राब हो जाती है तो अपने घर आ जाती है। अब इसके माता पिता जो होते हैं ये सब सोच लेते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश में एक चीज़ और है। हमारे भारत देश में एक समाज नाम का दप्पा ऐसा है कि अगर किसी पर लग जाए तो शायद वो ना हटे। हमारे यहाँ पर समाज क्या कहेगा, समाज हमारे बारे में क्या टिप्पणियाँ करेगा और समाज क्या कहेगा कि तुम्हारी बेटी घर पर आकर पड़ गई। और समाज एक ऐसा समाज है जिसकी वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए हैं और ना जाने कितने घरों की बेटियाँ ये सोचकर सहन कर रही हैं और ये सोचकर सहती रहती हैं कि अगर हम अपने घर जाएंगे तो समाज क्या कहेगा। अब इसी बात का डर जो होता है वो महेंद्र जैन और संगीता जैन को भी सताने लगता है और भी सोचने लगते हैं कि समाज क्या कहेगा कि इसकी बेटी को शादी हुए भाई अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और उसकी बेटी घर आकर पड़ गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये रसिका जैन का जो ससुर होता है उसका कॉल आता है नरेश अग्रवाल का और वो कहता है कि हमें रसिका जैन को वापस भेज दीजिए हमारे घर और हम इसके साथ अब ऐसा नहीं करेंगे और हम कौशल अग्रवाल को भी समझाएंगे, वो भी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा और घर की बातें घर में ही रहने दीजिए। और ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो होती रहती हैं और किस परिवार में ऐसे काम नहीं होते और किस परिवार में लड़ाइयाँ नहीं होती। हमें सहन करना चाहिए और हमें ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब इधर महेंद्र जैन जो होते हैं जब उनकी बात सुनते हैं उन्हें वे कहते हैं कि उनकी बहू है उन्हें घर पर भेज दीजिए, उसकी बहू को रसिका जैन को।
तो ये महेंद्र जैन जो होते हैं इन्हें कहीं ना कहीं बात जम जाती है और अपनी बेटी को समझाते और कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़ा करते और ना ही छोटी छोटी बातों पर अपने घर आकर बैठा करते हैं। रसिका जैन जो होती है इन्हें कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके माता पिता जो होते हैं इन्हें समाज का हवाला देकर कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, और लोग बातें बनाएंगे और कहेंगे कि इसकी बेटी को शादी हुए हुआ 1 साल भी नहीं हुआ है और घर पर आकर बैठ गई है, प्लीज़ हमारी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल करो और तुम अपने ससुराल चली जाओ। और नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी निभाना चाहिए। अब रसिका जैन को ऐसी ऐसी बातों का हवाला देकर इसके माता पिता जो होते हैं भी सोचते हैं कि हमारी बेटी का जो घर है वो बच जाए और ये ऐसा कुछ कदम ना उठाए, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि ये उम्र भर घर पर बैठ जाए। इनकी बेटी जो होती है 13 फरवरी सन 2021 को अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जब ससुराल जाती है, ससुराल में अभी से आए हुए 3 दिन ही हुए थे। 3 दिन बाद वो अपने पिता 16 फरवरी को मैसेज करती है और कहती है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने बहुत कोशिश की निभाने की, लेकिन अब मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होते और ना ही मैं ये सब कुछ सहन कर सकती हूँ, और पापा आप मुझे मिस मत करना। वो मैसेज आया ही था, उसके पिता ये मैसेज पढ़ते ही हैं, तभी ये 10-15 मिनट बाद फ़ोन करते ही हैं। उससे पहले नीलम अग्रवाल होती है, यानी कि जो रसिका जैन की सास होती है, उसका जो इसकी पत्नी होती है संगीता जैन, उसको मैसेज आता है, यानी कि कॉल आती है, और रसिका जैन है उसने छत पर से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की है और उसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जब ये बात संगीता जैन सुनती है तो उसके हाथों पैरों की जो जान होती है वो निकल जाती है और वो ज़मीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी महेंद्र जैन जो होता है इसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी बताती है कि हमारी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और तभी जहाँ पर से एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है रसिका जैन को, उसके माता पिता जो होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि रसिका जैन का जो ब्लड था वो हद से ज़्यादा बह गया था। उसे ब्लड भी चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, और रसिका जैन जो होती है वो अपना दम तोड़ देती है। जब अपना दम तोड़ देती है तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार कर देने के बाद उसके माता पिता जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे अपनी रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं डरते हैं। इतने बड़े उद्योगपति की रिपोर्ट लिखने में वे पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखते, लेकिन जब ज़्यादा कार्रवाई होती है, जब ज़्यादा कहा जाता है तो रिपोर्ट लिख लेते हैं। उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते, वे इस केस को नहीं छोड़ देते हैं, और ना ही वे इतनी ज़्यादा इस केस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा उद्योगपति होता है नरेश अग्रवाल, उसके खिलाफ पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। जैन होता है ये भी अपने पूरी जी जान लगा देता है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में। जो काम इसे पहले करना चाहिए तो वो बाद में करता है। अगर जब इसकी बेटी इसके घर पर आई थी, अगर ये तभी कदम उठा लेता, तभी ये इस बात को सोच लेता कि इसकी बेटी के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं और उससे हैरेसमेंट किया जा रहा है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे दहेज मांगा जा रहा है। ये महेंद्र जैन जो होता है पहले उसे दे भी देता है दहेज, यानी कि जो पैसे मांगते हैं उसके घर वाले उन्हें भी देता है शादी के बाद, लेकिन जो इनकी भूख होती है पैसों की वो नहीं मिटती, और वो इस कदर हो जाती है कि रसिका जैन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अभी महेंद्र जैन जो होता है ये जब पुलिस स्टेशन जाता है और रोज चक्कर लगाता है वहाँ पर जाकर, कुछ नहीं बनता, तभी ये रसिका जैन के दोस्त होते हैं। जब दोस्त जो होते हैं वे जस्टिस की मांग करते हैं और वे सड़कों पर उतर जाते हैं, और उनके साथ साथ कुछ पब्लिक भी होते हैं जो सड़कों पर उतर जाती है और मांग करने लगती है रसिका जैन के साथ हुआ है, ये सब कुछ गलत हुआ है और उसे सज़ा मिलनी चाहिए उनको। पुलिस वाले जो होते हैं वे भी उसके घर पर जाते हैं। जब घर पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर वे गायब होते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं तो पुलिस वाले उन्हें ढूंढने लगते हैं, उनको ढूंढने में तलाश करने लगते हैं। इस केस को 1-1.5 साल बीत जाता है। जब 1-1.5 साल बीत जाता है और पुलिस वालों से कुछ नहीं होता, तभी ये केस जो मेन पुलिस का एक डिटेक्टिव होता है उसे सौंप दिया जाता है। जब वो सारे सबूत लेता है, और उसका सबूत एक ये होता है कि ऋषभ के फ़ोन पर एक मैसेज भी आया था उसकी बहन का, रसिका जैन का, और उसने कहा था कि ये मेरे फ़ोन और टैबलेट का पासवर्ड है और ये शायद तुम्हारे बाद में काम आ सके। उसने ये मैसेज करके यूं ही छोड़ देता। अभी डिटेक्टिव जो होता है उस फ़ोन को, टैबलेट को अपनी हिरासत में ले लेता है। हिरासत में ले देने के बाद वो सारे सबूत जो होते हैं उन्हें तैयार करता है। तैयार कर देने के बाद उनके खिलाफ जितने भी सबूत होते हैं, अब इसके पिता जो होते हैं, घर वाले जो होते हैं, वे सब चीज़ बताते हैं कि उनके घर वालों ने शादी में कितना खर्चा करवाया और उन्होंने किस तरह से 7 करोड़ का दहेज दिया था और किस तरह से उन्होंने 10 करोड़ की शादी भी की थी और किस तरह से उन्होंने शादी के बाद भी पैसों की मांग रखी थी। वे सारी सूची देते हैं और सारी सूची तैयार करने के बाद ये जब सारे सबूत तैयार करता है और तैयार कर देने के बाद कोर्ट में पेश करता है, तो कोर्ट जो होता है इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल देता है। जब अरेस्ट वारंट निकालता है तो जब इन्हें ढूंढा जाता है तो ये फरार होते हैं और ये कहीं पर मिलते नहीं हैं। और क्या सच में इन्हें जो
गिरफ्तार किया गया होगा, इन्हें ऐसी सज़ा मिली होगी क्या जैसी इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर आयशा मकरानी और रसिका जैन का जो केस होता है ये सेम ही होता है, और जो आयशा मकरानी का केस होता है ये रसिका जैन से 8 दिन बाद का होता है। लेकिन आयशा मकरानी का केस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है कि कुछ ही दिन के अंदर जो आरिफ होता है इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर देने के बाद इसे जेल भी भेज दिया जाता है और इसे 10 साल की सज़ा भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले जो रसिका जैन का केस होता है, रसिका जैन अपनी जान गंवा देती है दहेज के चलते। इसका जो केस होता है वो यूँ ही चलता रहता है। 1-1.5 साल बीत जाते हैं। 1-1.5 साल बाद जब उनका कोर्ट का नोटिस भी निकलता है अरेस्ट वारंट का, तो वे मिलते नहीं, ये फरार होते हैं, उनका कोई अता पता नहीं पाता। यहाँ पर इसके पिता जो होते हैं वे पहले ही अगर पुलिस स्टेशन चले जाते तो शायद रसिका जैन आज जिंदा होती और शायद रसिका जैन को ये अपनी जान ना गंवानी पड़ती। हमारे देश में दहेज प्रथा जो है एक ऐसी प्रचलन है जो आज भी चल रही है और जिसमें आज भी लोग हंसी खुशी दहेज देते हैं और सोचते हैं कि हमारी बेटी खुश रहेगी और वो सही रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दहेज देने से किसी भी बेटी की खुशी को नहीं खरीदा जा सकता है और दहेज देने से कोई भी बेटी शायद खुश नहीं रहती है। अगर कोई खुश रखने वाला होगा तो वो बिना दहेज के भी खुश रखेगा। दहेज देना खुशी को खरीदना नहीं होता है। यहाँ पर महेंद्र जैन जो होते हैं ये अपनी बेटी की शादी में पूरी जी जान लगा देते हैं और पूरी मेहनत लगा देते हैं और वे सोचने लगते हैं कि शायद जितना मुझसे बनेगा और मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।